गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के अंतर्गत थर्ड चैप्टर का हमारा 4th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसके अंतर्गत थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था आपके नदी के कार्य और समुद्री तरंगों के कार्यों का अध्ययन किया गया था। आज हम इस बाह्य स्थलाकृतियाँ या मुख्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत हिमनद के कार्य और पवन के कार्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हिमनद, हिम की नदियाँ, जिसे हम बर्फ़ की नदियाँ भी कहते हैं। हम इसके अंतर्गत पेज नंबर 16 पर हमारे मैटर दिया हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन के अंतर्गत समुद्री तरंग के हिमनद के कार्य सबसे पहले अध्ययन किए जाएंगे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। बर्फ़ जो नीचे उसके बिछी हुई बर्फ़ की नदियों के नीचे जो चट्टानें होती हैं उनको अपने साथ ले जाकर अपरदित कर देती हैं या उनको तोड़ देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य कर अपरदन करती हैं। हिम नदियाँ गहरे गर्तों का निर्माण करती है। गर्त मतलब गड्ढों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ के पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। गर्त मतलब गड्ढे में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब हमारे द्वारा पवन के कार्य पढ़े जाएंगे। पवन वायु जिसे हम कहते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर इसके द्वारा प्रमुख रूप से अपरदन का कार्य किया जाता है। पवनें बहुत वेग से चलती हैं तो मिट्टी को एक स्थान से भागकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। कैसे कार्य करती है, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती है, उसका अध्ययन हमारे बुक पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। बालू टिब्बे मतलब बालू के टीले, रेत के टीले जिसे हम कहते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्र होता है ना, छत्रक के आकार के शैल भी देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। ये जो छत्रक शैलें होती हैं इनका आकार छत्र जैसा कैसे बन जाता है वो आप पढ़ रहे हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण हो जाते हैं और शीर्ष इनके विस्तृत हो जाते हैं। पवन के चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी सी पहाड़ी बन जाती है या रेत के टीले से बन जाते हैं। तेजी से पवन बहती आ रही है और फिर एक जगह रुक जाती है तो यहाँ पर पवन के क्या बन जाते हैं? रेत के टीले से बन जाते हैं। ऐसे बालू के से टीले बन जाते हैं। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाया करती है और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोइस कहते हैं। चीन में विशाल लोइस निक्षेप पाए जाते हैं। बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आप करके देखिएगा, मैं फिर भी करा देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आप पहुँचिए और वहाँ पर थर्ड लाइन देखिए। पृथ्वी के अंतर्गत पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पर चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है पहले का आंसर थर्ड लाइन के अंदर मिलेगा आपको। प्लेटों के घूमने का प्रमुख कारण पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले मैग्मा जो पिघला हुआ होता है उसकी गति के कारण होता है। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या होते हैं? बहिर्जनिक बल जो बाहरी बल होता है उसे कहते हैं आंतरिक बल, जो अंतर्जनित होता है या पृथ्वी की आंतरिक सतह में पाया जाता है।
अगला है अपर्दन। क्या होता है? अपर्दन की क्रिया मैंने आपको बताई थी। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हवा, जिसे वायु कहते हैं, जल, या आपके नदी, जल के रूप में नदी, या फिर आपके सूर्य का प्रकाश हो, या आपके क्या कहते हैं, जल, वायु, हवा, सूर्य का प्रकाश, इनके कारण जो क्षय पाया जाता है, जो क्रियाएं क्षय करती हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को, उन्हें हमारे द्वारा अपर्दन कहा जाता है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बाढ़कृत मैदान, जब नदियों में बहुत तेज़ी से बहाव आ जाता है तो हमारी नदियों में दूर दराज के क्षेत्रों तक निक्षेपण की क्रिया से ऊपर से लाए गए अपर्दन जलोढ़ बिछ जाते हैं, और इस प्रकार से कुछ समय पश्चात बाढ़ का पानी तो सामान्य गति से बहने लगता है और ये जलोढ़ ही बाढ़ग्रस्त मैदान बनाते हैं या बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करते हैं। बालू टिब्बा क्या होता है? रेगिस्तानी इलाकों के अंतर्गत जो हमारे तेज़ गति से हवा चलती है तो तेज़ी के साथ मिट्टी के बारीक कण हवा के साथ बहते हैं, और जब हवा रुकती है तो वो बारीक कण एक के ऊपर गिर कर रेत के टीलों का निर्माण करते हैं। इसे ही बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? ये बच्चों, समुद्री पुलिन जो होता है आपके मुख्य रूप से समुद्री तरंग के कार्यों में आता है। ये समुद्री पुलिन जो होता है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। पेज नंबर 16 के अंतर्गत आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चाप झील किसे कहते हैं? चाप झील जब नदी विसर्ग के रूप में बहती है और अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के बाद ये चाप झीलें नदी के बहाव से अलग हट जाती हैं तो इसे ही चाप झील का नाम दिया जाता है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग के कारण किनारा बनता है, सही है, समुद्री गुफाएं बनती है, लेकिन शैल का निर्माण, शैल इसकी विशेषता नहीं है। ए वाला आएगा आपके, पहला वाला आएगा इसमें। हिमनद की निक्षेपण विशेषता होती है। बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड़, हिमोड़ का निर्माण करती है। इनकी नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? हिमोड़ का। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटती है? ज्वालामुखी की घटना घटती है। छत्रक शैलें किसमें पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। पवनों के कारण बनती है ना छत्रक शैलें। चाप झील यहाँ पाई जाती है? हिम नदियों में, नदी की घाटियों में, या रेगिस्तान में? चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। फिर उसके बाद है आपके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। हिम की नदियाँ, हिम की नदी बर्फ की नदी है, जो तीसरा वाला देखा आपके इससे मिलेगा। विसर्प, विसर्प किस में पाए जाते हैं? नदियों से पाए जाते हैं। और फिर पुलिन, पुलिन कहाँ पाया जाता है? अभी अभी आपने पढ़ा था, पुलिन का समुद्री तट पर पाया जाता है पुलिन। बालू के टिब्बे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जल प्रपात, समुद्र, वो क्या कहते हैं उसको, जलप्रपात कहाँ पाया जाता है आपके? कठोर संस्तर शैलों के ऊपर बनता है जलप्रपात। और भूकंप कहाँ पाया जाता है? भूकंप पृथ्वी का कंपन के अंतर्गत आएगा। कुछ शैलें शत्रक के आकार में होती हैं, कारण बताइए। शत्रक के आकार का कारण मुख्य रूप से यही वाला है बच्चों। यहाँ पर आपके जो पवन के कार्य दे रखे हैं ना, पवन शैलों के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग, ये जो थर्ड लाइन है ना आपके लास्ट पैराग्राफ की, ऊपर से इसको ही लिखना है। पवन शैलों के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैलों के आधार संकीर्ण और शीर्ष होते हैं, और इन्हीं से शत्रक शैलों का निर्माण रेगिस्तान में होता है। नेक्स्ट है, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके द्वारा जो जलोढ़ लाया जाता है वो नया होता है और उसमें बहुत उपजाऊ, कृषि के उत्पादन के लिए बहुत अधिक उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कब? जब समुद्री गुफा पर लगातार लहरों का अपर्दन कार्य चलता रहता है तो केवल उसकी छत रह जाती है, और जब वो छत भी फिनिश हो जाती है तो केवल दीवारें रह जाती है, और वो दीवारें ही समुद्री स्टैक के नाम से जानी जाती हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। क्यों भूकंप के दौरान इमारतें क्यों गिरती हैं?
क्योंकि भूकंप एक प्रकार का कंपन होता है, इसमें तरंगें उठती हैं, भूमि ऊपर नीचे इस तरह के आकार की हो जाती है। कंपन उठने पर इस तरह के आकार की हो जाती है। तो इस तरह के आकार के कारण ही इमारतें गिरने की स्थिति पाई जाती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हमारे द्वारा नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ा जाएगा। थैंक यू।